हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोगों ने जो करंट अफेयर चलाया था अगस्त वाला, ठीक है। तो ये अगस्त करंट अफेयर 2020 है, जो ये मैगजीन आती है विजन की, ठीक है। उसी में हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमारा चल रहा है ये इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल रहा है। उसमें दो देशों का हम लोगों ने देख लिया था, मालदीव और वियतनाम के साथ इंडिया के जो एग्रीमेंट हुए हैं इस समय, ठीक है। अब हमारा है अब्राहम समझौता, इसका थर्ड पॉइंट था इंटरनेशनल रिलेशन का। तो ये अब्राहम समझौता क्या है, क्यों सुर्खियों में है, किस लिए ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये मतलब इसको कवर किया गया। तो इसके सब पूरे डिटेल के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्यों सुर्खियों में था, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने अपनी इजराइल ने अमेरिकी मध्यस्थता के अनुसार, मतलब इसमें मध्यस्थता की है, मतलब समझौता ये कराया है अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ, ठीक है। तो इस समझौते पर मतलब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देश के, तो इसी को अब्राहम समझौता के रूप में जाना जाता है। और इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों देशों के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो इसके अगर पूरा विस्तार से इसमें बात करें तो इसमें जो ये समझौते के अनुसार UAE और इजराइल औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने और करेंगे, ठीक है। और बदले में इजराइल अधिकृत वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल में जोड़ने की अपनी योजना को स्थगित कर देगा। तो ये मतलब उनके बीच समझौता हुआ है। इसके साथ ही इजराइल के राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बन गया है। तो मतलब ये मतलब खाड़ी देश पहला बनेगा, क्योंकि खाड़ी देशों में कई कंट्री हैं। इसमें देखो जो खाड़ी देशों में 7 राज्य देखने को मिलते हैं, तो उसमें से ये पहला राज्य है जिसने इजराइल के साथ ऐसे संबंध स्थापित किए हैं, ठीक है। तो फारस की खाड़ी की सीमा के साथ संलग्न, अर्थात ये बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE के साथ इसके जो है इसकी सीमाएं जो लगती हैं, ठीक है। तो इसकी सीमाएं संलग्न हैं इसके साथ, तो ये आपको देखने को मिलेंगी। तो UAE जो है मिस्र और ये जॉर्डन जो है, UAE मिस्र एवं जॉर्डन जो 1994 के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया है, ठीक है। तो खाड़ी देशों का ये पहला है। और अगर जो ये अन्य देशों के साथ बात करें तो मिस्र और जॉर्डन के साथ ये तीसरा देश बना है जिसने उसको रिकग्निशन दी है, ठीक है। तो ये मतलब ये वाला आपको देखने को मिलेगा, ये जो ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। और ये इजराइल वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है और ये इजराइल वाला पार्ट है इधर वाला, ठीक है। तो ये मतलब तो पहले वेस्ट बैंक के साथ सारे मतलब जो भी थे फिलिस्तीन इसको बोला जाता है, इसी के साथ ये राजनयिक संबंध स्थापित करते थे। लेकिन अब इजराइल ने उसको कैप्चर कर लिया है, तो उसके साथ ये संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये डिटेल में है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो कई दशकों से अनेक अरब और मुस्लिम बहुल राज्यों के बीच एक सहमति रही है, और वे तब तक इजराइल के साथ दुश्मनी की स्थिति को समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा देने के लिए सहमत नहीं होंगे। तो ये एक संघर्ष चला आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है मतलब निराकरण ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि अब ज़्यादा वर्चस्व उन लोगों का बचा नहीं है, क्योंकि इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कैप्चर कर लिया है, ठीक है। और इसकी आधिकारिक जो जेरूशलम इसकी राजधानी है उसको भी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसकी रिकग्निशन जो है अमेरिका और कई देशों ने भी उसको रिकग्नाइज कर लिया है, ठीक है। तो अरब और इजराइल के बीच संघर्ष क्या है, तो इसके बारे में संघर्ष के विषय में हम देखेंगे। तो इसमें हुसैन मैकमोहन पत्राचार में उस्मानिया राज्य था के विरोध में अरब सहायता के लिए स्वतंत्र अरब राज्य को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था, ठीक है। लेकिन 1917 में अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस 1916 के साथ जो 1916 में फ्रांस के साथ साइक्स साइक्स पिकाट समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये साइक्स पिकॉट समझौता जो एग्रीमेंट देखने को मिला, इसके पश्चात अंग्रेजों ने उस्मानिया साम्राज्य से फिलिस्तीन का अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। तो बाद में वालफोर घोषणा हुई थी 1917 में। ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए राष्ट्रीय भूमि के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना का संकल्प लिया था, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश मैंडेट की अवधि में फिलिस्तीन मैंडेट में यहूदी के अवज्रन की वृद्धि देखी गई, मतलब उसमें वृद्धि देखी गई। जो
फिलिस्तीन में थी, यहूदी बढ़ने लगे, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो नाजिज्म था जर्मनी द्वारा यहूदियों को उत्पीड़ित करने के उनको जो यहूदियों को उत्पीड़ित किया, तो उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राज्य की मांग की गति दी, ठीक है। तो इन्होंने एक राज्य के लिए कहा कि हमको एक राज्य दे दो यहाँ पे। इसके बाद अरबों और यहूदियों के मध्य जो है संघर्ष हुआ, अर्थात इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एवं अरब इजराइल युद्ध जो है शुरू हुआ था। तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र में जो फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों के मध्य विभाजित करने के लिए मतदान भी हुआ था, ठीक है। तो यहूदी नेतृत्व ने समझौते को स्वीकार किया, जबकि अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। परिणामतः अरबों ने मिस्र, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। तो इजराइल की युद्ध में जीत हुई। इजराइल ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, फिलिस्तीन को केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक सीमित कर दिया है। तो अब गाजा पट्टी और जो है ये वेस्ट बैंक तक ही सीमित रह गए हैं जो यहूदी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो यह फिलिस्तीन शरणार्थी संकट का आरंभ था, जिसने अंततः 1964 में फिलिस्तीन मुक्त संगठन का निर्माण किया, PLO का निर्माण किया, यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है इसका गठन किया। और 1956 से 1967 तक 6 दिवसीय युद्ध और 1973 में योमा किप्पर युद्ध में इजराइल और अरब देशों के मध्य हुए कई युद्धों के पश्चात 1993 में PLO ने इजराइल के साथ ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के आंतरिक सरकार का प्रावधान करता है। तो यद्यपि इजराइल पीछे हट गया और फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मानने से इनकार कर दिया, तो इसके बाद अधिकृत वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा बस्तियों की स्थापना से यह मुद्दा और जटिल हो गया है, ठीक है। तो वेस्ट बैंक में और ज़्यादा ये इजराइल अपना प्रसार विस्तार कर रहा है, तो उसी के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो 2011 में फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनयिक अभियान आरंभ किया। उसी वर्ष इसे पूर्ण सदस्य के रूप में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। यद्यपि स्वतंत्र राष्ट्र होने के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष अभी भी जारी है। तो इसका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि अमेरिका का महत्व क्या है, अमेरिका क्यों मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो अमेरिका के लिए इस क्षेत्र का महत्व तो मूल्यवान तेल के भंडार हैं। तो जानते हो जहां अमेरिका का फ़ायदा होता है वो वहीं जाता है। आतंकवाद का खतरा और नौ परिवहन, नेविगेशन और ईरान का मुद्दा, तो इन 4 चीज़ों को टैकल करने के लिए तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे जो तेल के भंडार देखने को मिलते हैं खाड़ी देशों में, जो मतलब अमेरिका के लिए एक मतलब भंडार के पूरक के रूप में काम करेंगे, जो यूरोपीय, एशियाई और जापानी बाज़ारों में अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए काम करेगा। आतंकवाद का खतरा के बारे में बात करें तो अमेरिका ने मध्य पूर्व आतंकवाद के खतरे को शीत युद्ध के बाद विश्व में अपनी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के लिए संकट में प्रकट किया है। तो वो अपनी सुरक्षा चाहता है, तो इससे मतलब जो आतंकवाद का खतरा है वो उसके ऊपर ना आए, अमेरिका उससे बचा रहे, ठीक है। और नौ परिवहन यानी नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखना, तो जो अमेरिकी नौसेना के लिए तथा मध्य पूर्व के मुख्य समुद्री मार्ग यानी हॉर्मुज, जो ये जलसंधि देखने को मिलती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो बाब अल मंदेब जलसंधि एवं सोज नहर के मध्य से वैश्विक वाणिज्य यातायात के लिए आवश्यक है। तो ये इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इराक का मुद्दा अगर बात करें, ईरान का मुद्दा, तो अमेरिका का अभिप्राय ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। तो ये मतलब बहुत ही मतलब अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्षेत्र है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है इसमें, ठीक है। और वेस्ट बैंक के विषय में बात करें तो ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और उत्तर पश्चिम दक्षिण में इजराइल कंट्री से घिरा हुआ है। पूर्व में जॉर्डन है, ठीक है। और 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के पश्चात वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इजराइल एवं फिलिस्तीन दोनों वेस्ट बैंक के क्षेत्र में अपने अधिकारों का दावा करते हैं, ठीक है। लेकिन वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी इजराइल के सैन्य शासकों में रहते हैं, साथ ही उनका सीमित स्वशासन भी है वहाँ पे। तो वेस्ट बैंक में सैन्य चौकियों के साथ साथ कुछ 132 इजरायली बस्तियाँ तथा 124 अनाधिकृत बस्तियाँ भी वहाँ मौजूद हैं, ठीक है।
वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो अरब देश इजराइल से क्यों जुड़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, उनका क्या महत्व है कि क्यों मतलब वो जुड़ रहे हैं, उनका क्या लाभ हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता, यानी खनिज तेल यानी पेट्रोल डॉलर की बात अगर की जाए तो पेट्रोल डॉलर वाली अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए अरब देशों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में निवेश करने की आवश्यकता है। और इजराइल जो है पश्चिमी एशिया में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण अरब देशों की सहायता कर सकता है, क्योंकि उसके पास मनी है, सैनिक कर्मचारी हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो इन चीज़ों में निवेश कर सकता है, इसलिए ये इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। इजराइल के साथ इनका वर्धित सहयोग, तो इजराइल मध्य पूर्व में तकनीकी के रूप में उन्नत है, तो ये मतलब तकनीकी, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और ये माइनिंग निगरानी है, ये मतलब जो आधुनिक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको प्रदान करेंगे इन लोगों को, ठीक है। तो उसका इसलिए इनका झुकाव ज़्यादा हो रहा है। और कट्टरपंथी सुन्नी चरमपंथी से खतरा, तो अरब देशों को अब यह समझ में आने लगा है कि उनके लिए खतरा बन गया है। जो ये अरब देशों को यह समझ में आने लगा है कि उनके लिए खतरा बन गया है और इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह का उदय इसका उदाहरण है। तो कट्टरपंथी सुन्नी से भी खतरा बना हुआ है, तो इससे भी इनकी सुरक्षा होगी और ईरानियों को प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता होगी। तो यह क्षेत्र सुन्नी अरब राष्ट्रों अमेरिका इजराइल के लिए उनके साझा शत्रु शिया जो ईरान के विरुद्ध वर्धित क्षेत्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो ये भी एक मतलब मुद्दा है इसमें। और इस्लामवाद और राजनीतिक जो इस्लाम के खतरे को संबोधित करने की आवश्यकता की बात की जाए, तो ये सब मतलब इनके फायदे के लिए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये अगर पॉइंट भी अगर आप ध्यान रखोगे तो इतना ज़्यादा डिटेल में ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और इस समझौते को भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो यूएई के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान जो यूएई है, ठीक है, तो ईरान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो रणनीतिक बढ़त और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और साइबर निगरानी सहित बेहतर प्रौद्योगिकी के लिए इनकी पहुंच हो सकेगी और उनको मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सकेगी यहाँ से, ठीक है। तो इजराइल के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि इजराइल को खाड़ी देशों में बड़ी शक्ति के साथ एक राजनीतिक और आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये भी उनके लिए भी बहुत अच्छा है और इनकी सुरक्षा हितों को देखते हुए खाड़ी देशों व बड़े देशों में इजराइल को एक सुरक्षित उपस्थिति प्रदान की जाएगी, जो इनको एक मतलब कंट्री का दर्जा भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो अरब और सऊदी अरब गुट के लिए ये उनके अपने हितों में अमेरिका और इजराइल, जैसे ईरान है और मुस्लिम बंदरगाह आदि के संदर्भ में अगर के साथ जोड़कर देखता है, तो फिलिस्तीन और उनका समर्थन, जिसे अरब शक्तियों ने ऐतिहासिक रूप से बरकरार रखा था, घट रहा है, ठीक है। तो अमेरिका के लिए ये बड़ी अच्छा है और फिलिस्तीन के लिए भी, जो ये मतलब जो फिलिस्तीन विगत 2 अरब इजराइल शांति समझौते के विपरीत वर्तमान समझौते में फिलिस्तीनियों की प्रमुखता नहीं दिखाई देती है। फिलिस्तीनियों का एक व्यवहार्य स्वतंत्र राज्य चाहते हैं, तो समझौते के क्षितिज पर कहीं भी नहीं, ये मतलब वहाँ पर कहीं भी ठहर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिस्र और इजराइल शांति समझौते ने जो वेस्ट बैंक और गाजा में एक स्वशासी प्राधिकरण का वादा किया है, ठीक है। तो ये मतलब ये भी कह रहे हैं कि हम वहाँ पे मतलब एक स्वायत्त शासन का वादा कर रहे हैं। और इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के गठन पर सहमति व्यक्त करने के पश्चात जॉर्डन और इजराइल पर संधि हुई थी, ठीक है। तो ये मतलब इन सब के लिए ये मतलब बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो भारत के लिए संभावित महत्व क्या हो सकते हैं, तो इसमें देखो पश्चिमी एशिया में शांति स्थिरता आएगी। तो यह समझौता पश्चिमी एशिया में 2 पारंपरिक विरोधी इजराइल या अरब के बीच मैत्री का एक बड़ा द्वार खोल सकता है। यह भारत के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि ऊर्जा की आपूर्ति और प्रवासी जनसंख्या के मामले में काफ़ी बड़ा हितकर दांव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत से प्रवासी जाते हैं। और 2 राज्य समाधान की बात करें तो इजराइल द्वारा जो संलग्नकारी जो योजना के निलंबन से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता शीघ्र ही पुनः आरंभ हो सकती है। और भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक समझौता वार्ता में भाग के रूप में 2 राज्य समाधान का सदैव समर्थन किया है, ठीक है। और ईरान के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अरब जो इजराइल गठजोड़ को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे खतरे
के रूप में देखेगा, ठीक है। तो भारत के ईरान के हित दांव पर हैं, लेकिन जैसे हित दांव पर हैं, जैसे कि हम जो इंडिया है ये चाबहार बंदरगाह है, मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो इसमें भी एक मतलब ये दांव पर हम लगा सकते हैं, मतलब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। साथ ही अगर बात करें तो यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और बड़ी भूमिका निभाने के लिए नए अवसर खोलता है, क्योंकि भारत के यूएई और इजराइल दोनों के साथ विशेष संबंध हैं। तो दोनों के साथ हमारे संबंध हैं, तो इससे भी हमको मतलब देख के चलना पड़ेगा कि हमको किस तरह से इसका बैलेंस बनाना है, ठीक है। अगर इसमें निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में यही हो सकता है कि इस समझौते से अगर हम बात करें तो इस समझौते में अच्छे के लिए अरब इजराइल संबंधों को बदलने की क्षमता है, और वहीं यह भी दर्शाता है कि किसी प्रकार से अरब धीरे धीरे फिलिस्तीन के मुद्दे को स्वयं से अलग कर रहा है। और यह प्रश्न है कि यूएई यहूदी देश यानी इजराइल को फिलिस्तीन क्षेत्रों में अपने कब्जे में ढील देने तथा उसके बीच बातचीत आरंभ करने के लिए मानने में सफल होगा। यद्यपि ऐसा होता है तो यूएई और इजराइल समझौता फिलिस्तीनी राजत्व और मध्य पूर्व में शांति की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिटेल में ये मतलब फिलिस्तीनी मुद्दा था, जो अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट वाला है हमारा, इसमें फोर्थ टॉपिक था, इसमें था आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। तो सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव यानी SCRI के बारे में। तो ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विषय में था, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ऐसे नेटवर्क है जिनका वस्तुओं और सेवाओं के प्रति एवं आपूर्ति के उद्देश्य से कई महाद्वीपों व देशों में प्रसार हो सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक स्तर पर सूचना प्रक्रियाओं संसाधनों का प्रवाह सम्मिलित होता है। तो ये क्यों सुर्खियों में था एक्चुअली में? तो ये एक्चुअली में सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के व्यापार मंत्रियों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर एक पहल आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इसे सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों को इसे पहल मतलब जो समान विचारधारा वाले देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल जो है के बारे में क्या ये है एक्चुअली में? तो यह एक दृष्टिकोण है जो देश को आपूर्ति के संदर्भ में किसी एक अथवा केवल कुछ देशों पर निर्भर होने के बजाय आपूर्ति जोखिम को आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के एक समूह में विविधीकरण को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। और अप्रत्याशित घटनाएं गंतव्य देश में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। अप्रत्याशित घटनाओं में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि सुनामी, भूकंप, महामारी, मानव निर्मित घटनाएं हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में एक सशस्त्र संघर्ष हो गया जो किसी विशेष क्षेत्र से किसी विशेष देश से आपूर्ति को बाधित करता है या जानबूझकर व्यापार को अवरुद्ध करता है आदि जो है मामले इसमें शामिल किए गए हैं। तो इससे हमको बचना है और इसके लिए हमको एक मतलब अल्टरनेटिव खोज के रखना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था एक्चुअली में बनाने का? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और भागीदार देशों के मध्य पारस्परिक रूप से पूरक संबंध स्थापित करना, ताकि इससे जो है किसी के हित प्रभावित ना हो, ठीक है। सभी को समान अधिकार और समान विचारधाराओं वाले देशों को उनका फ़ायदा मिल सके। तो SCRI पर ध्यान क्यों है इसमें, मतलब जो ये पहल की गई है इस पे क्यों मतलब ये SCRI मतलब जो ये आपूर्ति श्रृंखला जो लचीलापन पहल है, इस पर ध्यान क्यों है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, क्यों इस पर बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 के प्रभाव से अगर बात करें तो यदि आपूर्ति श्रृंखला किसी देश से आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर है और यदि वह स्रोत अनैच्छिक कारणों से या आर्थिक दबाव के एक सचेत उपाय के रूप में उत्पादन बंद कर देता है, तो आयातक राष्ट्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इससे बचा जा सकता है, ठीक है। और अमेरिका चीन व्यापार से संबंधित तनाव, जो ट्रेड वार चल रही है उसमें जो ये विश्व संकट उत्पन्न हो रहा है, इससे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं और अपनी निर्यात वस्तुओं हेतु बाजार एवं प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला दोनों हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
पर अत्यधिक निर्भर हैं, तो ये भी एक हमारे लिए एक चैलेंज होगा, ठीक है। तो इस पर हमको ध्यान देना है। और निवेश और आपूर्ति का प्रबंध, तो ये भी एक खतरा है। तो निवेश आपूर्ति से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिकूल घटनाओं पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करने में यो मूल्य अस्थिरता को अनुशासित करने में भी सहायता करेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है जो ये मतलब चलाया गया है। और जो ये चीन के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की समाप्ति की बात की जा रही है, तो इसमें जो भारत ने पूर्व में चीन के साथ हुए हिंसक सीमा संघर्ष के पश्चात वहां से कुछ आयातों को कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध आरोपित किया है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के मध्य तनाव संबंधों के कारण चीन ने गोमांस, जौ और जो वाइन थी, ठीक, जैसे निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित किए हैं। तो ये इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। और साझेदार देशों के मध्य सहयोग में वृद्धि की बात करें तो जो 2019 में 3 देशों का संचयी जीडीपी जो 9.3 ट्रिलियन डॉलर था, उनका वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार क्रमशः 2.3 ट्रिलियन और बात करें ये 0.9 ट्रिलियन था, ठीक है। तो इन देशों का मतलब जो ये वस्तु और सेवाओं का जो व्यापार था बहुत ज़्यादा था। तो ये भी एक अल्टरनेटिव हो सकता है। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत पहले से ही अमेरिका के साथ चतुर सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड यानी क्वाड ग्रुप में ये पहले से ही हैं। और तो ये इसका टैकल करने के लिए इसको टैकल कर सकते हैं। और भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पर पुनः आरंभ ये आपूर्ति श्रृंखला पर पुनः प्रयास आरंभ करना, तो ये पहल जो चलाई गई है, जो आपूर्ति श्रृंखला जो ये पहल चलाई गई है, ऐसी सुदृढ़ आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखलाओं के निर्माण है तो आसियान के साथ मिलकर कार्य कर सकता है, जो बाह्य आघातों व प्रभावों से इसे सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये मतलब आपूर्ति श्रृंखला वाला जो ये चलाया जा रहा है, ये अच्छा है, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव होगा जो चीन से हमको बचाएगा हर चीज़ से, ठीक है। तो आज यही है हमारा, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। और हमारा जो कल चलेगा तो इकोनॉमी वाला सेक्शन चलेगा, ठीक है। तो कल से इकोनॉमी वाला सेक्शन हम चलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।